आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डोजेज फॉर्म के ऊपर, जो कि हमारी फार्मास्यूटिक्स बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक है। और यार आज की वीडियो ना सच में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं आखिर डोजेज फॉर्म होती क्या है। तो यार जो हमारी दवाएं होती हैं जो हमें मार्केट में अलग अलग फॉर्म में देखने को मिलती हैं, यानी कि हमारी कुछ दवाएं यहाँ पे हमें जैसे कि टैबलेट के फॉर्म में देखने को मिलती हैं, कुछ दवाएं हमारी यहाँ पे कैप्सूल के फॉर्म में देखने को मिलती हैं, कुछ दवाएं हमारी यहाँ पे जो हमें जो है क्रीम या फिर ऑइंटमेंट के फॉर्म में देखने को मिलती है, और यहाँ पे कुछ हमारी जो सिरप के फॉर्म में देखने को मिलती है। तो ये जो हमारी कुछ अलग अलग फॉर्म होती है दवाओं की, ठीक है, इन्हीं को हम लोग सिंपली डोजेज फॉर्म बोलते हैं। यानी दवाओं की डोज की जो अलग अलग फॉर्म है उसी को हम लोग डोजेज फॉर्म के नाम से जानते हैं। अब अगर इसको हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन से देखना चाहें तो डोजेज फॉर्म आर द फार्मास्यूटिकल ड्रग प्रोडक्ट इन द फॉर्म इन विच दे आर मार्केटेड फॉर यूज। यानी कि हमारी जो दवाएं होती हैं जो हमारी मार्केट में जिस फॉर्म में अवेलेबल होती हैं, ठीक है, जब हम लोग दवाओं को मार्केट में खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे हमें जो अलग अलग फॉर्म में, जैसे कि हम लोग जब मार्केट में जाते हैं तो या तो हमें दवा सिरप के फॉर्म में मिलती है, या तो टैबलेट, कैप्सूल, ऑइंटमेंट, या फिर क्रीम, या फिर देखो बहुत सारी फॉर्म होती है, जेल, ठीक है। तो उसी को हमारा सिंपली डोजेज फॉर्म के नाम से हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग समझना चाहें तो डोजेज फॉर्म को ही हम लोग मेडिसिन भी कहते हैं, ठीक है। और ये हमारा बेसिकली दो पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला होता है हमारा एपीआई और दूसरा होता है हमारा एक्सीपिएंट्स। अच्छा, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि हमारी जो दवाएं होती हैं वो हमें ये अलग अलग फॉर्म में क्यों देखने को मिलती हैं? यानी कि ऐसा क्यों नहीं होता है कि हमारी जो दवा है वो हमें टैबलेट के फॉर्म में ही देखने को मिलती, यानी सारी दवा हमारी टैबलेट के फॉर्म में होती, या फिर सारी दवा मान लीजिए हमारी सिरप के फॉर्म में होती। यार ये अलग अलग फॉर्म आखिर क्यों और कैसे, मतलब कैसे हमारी दवा अलग अलग फॉर्म में होती है? तो इन्हीं सब का आंसर हमारा यहाँ पे एक्सीपिएंट से हमें मिलने वाला है, ठीक है। तो आज तक आप लोग को तो यही लगता होगा कि हमारी जो कोई दवा होती है वो हमारी पूरी की पूरी दवा होती है, यानी कि जब हम लोग कोई दवा खाते हैं तो वो अपना पूरा का पूरा असर अपनी दवा दिखाती है, बट ऐसा होता ही नहीं है। यानी कि अगर इसको हम लोग सिंपली समझना चाहें तो मान लीजिए आप लोगों ने देखा है कि पैरासीटामॉल की जो हमारी टैबलेट है, ठीक है, वो हमारी साइज में इतनी बड़ी होती है। तो आप लोग को लगता होगा कि ये जो हमारी इतनी बड़ी दवा ये पूरी की पूरी हमारी पैरासीटामॉल है। यानी अगर हम लोग यहाँ पे सिंपली समझें तो हमारी पैरासीटामॉल जो होती है, ठीक है, वो हमारी 500 mg की होती है। यानी कि आप लोग को तो यही लगता होगा कि हमारी जो ये टैबलेट है ये पूरी की पूरी 500 mg पैरासीटामॉल से है, जबकि ऐसा है ही नहीं। यहाँ पे 500 mg तो सिर्फ इसमें एपीआई यानी मेन इंग्रेडिएंट हमारा इसमें 500 mg है, और ये जो बाकी पार्ट है हमारा ये हमारा एक्सीपिएंट्स है। तो ये एक्सीपिएंट्स आखिर होता क्या है, तो इसी को हम लोग यहाँ पे आज अच्छे से देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं अपना एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, या फिर इसी को हम लोग ड्रग के नाम से भी जानते हैं। तो जो हमारा एपीआई या फिर ड्रग होता है वो हमारा किसी दवा का मेन पार्ट होता है, ठीक है, दैट एक्चुअली प्रोड्यूसेज इफेक्ट, यानी कि जो असल में अपना इफेक्ट दिखाता है। इट इज केमिकल कंपाउंड यूज्ड इन डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। यानी कि जब हम लोग को कोई बीमारी हो जाती है तो उसका जो इलाज होता है वो हमारा एपीआई करता है, ना कि एक्सीपिएंट। देखो सिंपली तो हम लोग इसको मेडिसिन के नाम से ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन मेडिसिन के अंदर भी जो भी हमारी बीमारियां होती हैं उसको डायग्नोस यानी कि उसको ट्रीट करने का काम हमारा एपीआई करता है, उसके अंदर का एक्सीपिएंट्स नहीं। तो यार एक्सीपिएंट्स जब इसका कोई काम ही नहीं है तो उसको हमारी दवा में इंट्रोड्यूस क्यों किया जाता है, यानी कि क्यों हमारी दवाएं एक्सीपिएंट्स के साथ फॉर्मुलेट की जाती हैं? तो इन सब का ही आंसर अभी हम लोग नीड ऑफ डोजेज फॉर्म में देखेंगे। तो आप लोग यानी सिंपली यहाँ पे समझ गए, ठीक है, कि हमारी कोई पैरासीटामॉल है, मान लीजिए वो हमारी पैरासीटामॉल अगर इतनी बड़ी है तो उसमें जो एपीआई है वो हमारा सिर्फ इतना है, ठीक है। ये जो बाकी पार्ट है हमारा ये हमारा एक्सीपिएंट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं कि एक्सीपिएंट्स का आखिर काम क्या है और एक्सीपिएंट्स हमारे क्यों यूज होते हैं। तो एक्सीपिएंट्स हमारे यहाँ पे इनर्ट फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होते हैं जो कि हमारी ड्रग फॉर्मुलेशन यानी दवाओं को बनाने में यूज किए जाते हैं। यानी कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखें तो ये हमारे इनर्ट प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि ये अक्रिय होते हैं, इनका खुद का कोई रिएक्शन नहीं होता है, और इट डजंट इंक्रीज और डिक्रीज द थेरापेटिक एक्शन ऑफ द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। यानी कि ये हमारा जो एपीआई होता है उसके एक्शन को ना तो बढ़ाते हैं ना तो घटाते हैं। तो यार यहीं से हमारा क्वेश्चन उठता है कि आखिर जब ये ना कोई अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं ना इनका कोई मतलब एक्शन है, तो ये आखिर इनको क्यों हमारी ड्रग फॉर्मुलेशन में यूज किया जाता है? तो उसी को हम लोग यहाँ पे नीड ऑफ डोजेज फॉर्म में अभी बहुत ही अच्छे से देखेंगे। तो इसके अंदर अगर हम लोग कुछ कॉमन एग्जांपल्स की बात करें तो उसमें हमारा प्रिजर्वेटिव्स आ जाता है, फ्लेवरिंग एजेंट्स, कलरिंग एजेंट्स, स्वीटनिंग एजेंट्स, और भी बहुत सारे एक्सिपिएंट्स हैं हमारे जो हमारी दवाओं के फॉर्मुलेशन में यूज किए जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मान लीजिए आपसे अगर कोई पूछे कि हमारी ड्रग और मेडिसिन में डिफरेंस क्या होता है, तो यार देखो ड्रग और मेडिसिन में हमारा सिंपल डिफरेंस यही होता है, जो हमारा ड्रग होता है वो हमारा मेन इंग्रेडिएंट होता है, यानी कि वो हमारा मेन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है जो हमें इफेक्ट प्रोड्यूस करता है किसी दवा का।
और जो हमारी मेडिसिन होती है वो हमारी ड्रग प्लस एक्सिपिएंट्स को कंटेन करती है, यानी ड्रग हमारा सिर्फ मेन इंग्रेडिएंट होता है किसी मेडिसिन के अंदर, और जो हमारी मेडिसिन होती है वो हमारी पूरी दवा होती है, ठीक है, जिसके अंदर हमारा एपीआई भी होता है। यानी बात करें सिंपली तो हमारा जो ड्रग होता है वो हमारी मेडिसिन के अंदर ही होता है, लेकिन हमारी मेडिसिन क्या होती है, मेडिसिन हमारी ड्रग और एक्सिपिएंट्स दोनों को कंटेन करती है साथ में। तो आई होप कि आप लोग को ड्रग और मेडिसिन में सिंपल डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो नीड ऑफ डोजेज फॉर्म को देखने से पहले हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और समझ लेते हैं कि ये जो हमारी दवाओं की अलग अलग डोजेज फॉर्म होती हैं, यानी ये जो हमारी कैप्सूल होती है या हमारी जो टैबलेट होती है या फिर जो हमारा सिरप होता है, तो ये हमारा एपीआई नहीं डिसाइड करता है, ये हमारा डिसाइड करता है हमारा एक्सिपिएंट। यानी देखो अगर इसको हम लोग सिंपली समझें, मान लो हमारा ये पार्ट कोई हमारा एपीआई है, ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग एक्सिपिएंट्स इसमें कौन सा मिला रहे हैं वही हमारा डोजेज फॉर्म को डिसाइड करता है। यानी सिंपली अगर हम लोग समझें तो मान लो अगर हम लोगों ने इसमें कोई सॉलिड एक्सिपिएंट्स मिलाया, ठीक है, तो वो हमारी दवा का फॉर्म हो जाएगा टैबलेट या फिर कैप्सूल या फिर और भी कोई सॉलिड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग मान लो इसी एपीआई में हम लोगों ने यहाँ पे कोई लिक्विड एक्सिपिएंट्स मिला दिया, यानी कोई लिक्विड सॉल्यूशन मिला दिया, तो हमारी जो दवा है वो हमारी सिरप के फॉर्म में बन जाएगी, ठीक है। और मान लो इसी एक्सिपिएंट में हम लोगों ने कोई सेमी सॉलिड फॉर्म मिला दिया, ठीक है, तो वो हमारी जो दवा है वो हमारी क्रीम या फिर ऑइंटमेंट के फॉर्म में हमें देखने को मिलेगी। यानी एक बात तो सिंपल समझ में आ जाएगी कि हमारा जो दवाओं की अलग अलग डोजेज फॉर्म होती है वो हमारा एक्सिपिएंट्स डिसाइड करता है। तो आइए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं अपने मेन पार्ट को, जो कि हमारा नीड ऑफ डोजेज फॉर्म, यानी कि क्यों हमें डोजेज फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले इसका जो नीड होता है वो होता है हमारा टू प्रोवाइड एक्यूरेट डोज। अच्छा, इसको यहाँ पे अगर हम लोग समझें तो क्या होता है यार कि हमारी जो कुछ एपीआई होते हैं या फिर कुछ जो हमारी दवाएं होती हैं वो हमारी बहुत कम अमाउंट में हमें चाहिए होती हैं, यानी कि कुछ दवाएं हमें सिर्फ जो है 10 mg या फिर 20 mg में चाहिए होती हैं, ठीक है। तो यार अब अगर हम लोग बात करें तो आप लोग को पता है कि जो 10 mg या फिर 20 mg का अमाउंट है ये हमारा लिटरली बहुत कम अमाउंट है, यानी कि को हम लोग सिंपली अपने हाथ में लेके खा ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यार यहीं पे हमारे एक्सिपिएंट्स का मेन रोल आ जाता है, यानी कि हम लोग इस 10 mg जो हमारी मेन एपीआई होता है, ठीक है, इसको हम लोग हमारे एक्सिपिएंट्स के साथ मिक्स करके इसका एक मतलब ज़्यादा सा बड़ा अमाउंट बना लेते हैं, जिसको हम लोग कैप्सूल या फिर सिरप या फिर जो है हमारे टैबलेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और हमें हमारी दवा की एक एक्यूरेट डोज मिल जाती है, ठीक है। अब अगर हम लोग अपना दूसरा देखें तो प्रोटेक्शन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, यानी कि क्या होता है अगर हम लोग यहाँ पे सिंपली इसी से समझना चाहें तो जो हमारा एपीआई होता है, ठीक है, अगर इसको हम लोग एटमॉस्फेयर के एक्सपोजर में रख देंगे तो हमारी जो एटमॉस्फेयर यानी हमारा जो वातावरण है उसमें हमारा जो भी टेम्परेचर है, ठीक है, प्रेशर है, तो वो हमारे एपीआई को डैमेज कर सकता है। तो इसीलिए हम लोग इसमें जब हम लोग एक्सिपिएंट्स को मिक्स कर देते हैं तो वो हमारे एपीआई को इस एटमॉस्फेयर से प्रोटेक्ट करने का काम भी करता है। अगर हम लोग यहाँ पे अपने तीसरे इंपॉर्टेंस की तरफ देखें तो जो कि होता है हमारा मास्किंग टेस्ट एंड कलर, यानी कि देखो क्या होता है कि हमारी कुछ जो दवाएं होती हैं वो हमारी बहुत ही ज्यादा उनका खराब टेस्ट होता है और उनका कलर भी कुछ कुछ लोगों को देखने में बहुत ज्यादा खराब लग सकता है। यानी सिंपली समझे तो देखो उनका टेस्ट इतना ज्यादा खराब होता है कि उसको हम लोग थोड़ा सा भी खा नहीं सकते। तो उसी में हम लोग क्या करते हैं कि अपना फ्लेवरिंग एजेंट्स या फिर स्वीटनिंग एजेंट्स या फिर हमारे कलरिंग एजेंट्स को मिक्स कर देते हैं, जो कि हमारे जो दवा होती है मेन एपीआई होता है उसके जो टेस्ट और कलर होता है उसको मास्क कर देता है। मास्क मतलब उसको छुपा देता है, यानी हमें जो अब हमारा जो टेस्ट या फिर कलर है वो हमें बेसिकली हमारे एक्सिपिएंट से देखने को मिलेगा और फायदा हमें हमारा एपीआई का मिल जाएगा। तो ये हमारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन होते हैं हमारी दवा को डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करने के। और अगर इसमें हम लोग अपना चौथा पॉइंट देखें तो टू प्रोवाइड लिक्विड डोजेज फॉर्म, यानी कि कुछ कुछ दवाएं जो हमें लिक्विड डोजेज फॉर्म में चाहिए होती है तो उसको हम लोग सिरप के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसी में अगर हम लोग अपना पांचवा पॉइंट देखें तो वो है हमारा फॉर इंजर्शन ऑफ ड्रग इनटू बॉडी ऑरिफिसेज। तो यार ये जो हमारा पांचवा पॉइंट है इसको जब हम लोग यूनिट 4 में सपोजिटरीज को रीड करेंगे तब आप लोग को बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अब हम लोग आते हैं अपने आज के लेक्चर के मेन टॉपिक पे, जो कि है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म। अब देखो हमारा जो डोजेज फॉर्म होती है उसको हम लोग बेसिकली दो कैटेगरी के बेस पे क्लासिफाई करते हैं, जिसमें पहला है हमारा बेस्ड ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी दवा को हम लोग अपने बॉडी के किस पार्ट से कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। और हमारा दूसरा है बेस्ड ऑन फिजिकल फॉर्म। मान लीजिए दवा अगर हमारी सॉलिड फॉर्म में है तो वो हमारी सॉलिड फॉर्म के अंदर हो गई, ठीक है। मान लीजिए लिक्विड के फॉर्म में है तो वो हमारी लिक्विड फिजिकल फॉर्म हो गई, और अगर सेमी सॉलिड के फॉर्म हो गई तो वो हमारी सेमी सॉलिड फॉर्म हो गई। तो आइए हम लोग इसको एक एक करके यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि बेस्ड ऑन फिजिकल फॉर्म हमारी डोजेज फॉर्म कैसे क्लासीफाई होती है। तो पहला इसका क्लासिफिकेशन होता है हमारा सॉलिड डोजेज फॉर्म, दूसरा होता है हमारा सिंपली लिक्विड डोजेज फॉर्म, तीसरा होता है हमारा सिंपली सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, ठीक है। अब इसके अंदर भी हमारे दो दो सब पार्ट्स होते हैं, जिसमें सॉलिड में होता है पहला हमारा यूनिट बल्क, लिक्विड में होता है हमारा बाइफेजिक और मोनोफेजिक, और सेमी सॉलिड के अंदर होता है हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल। तो आइए इसको हम लोग एक एक करके सिंपली समझ लेते हैं।
तो जो हमारी सॉलिड डोजेज फॉर्म होती है, इसका मतलब होता है कि जो हमारी दवाएं हैं वो हमारी सॉलिड फॉर्म में देखने को मिलेंगी। अब इसके अंदर भी सिंपली हमारे दो पार्ट होते हैं, जिसमें पहला होता है हमारा यूनिट और दूसरा होता है हमारा बल्क। अब यूनिट और बल्क से हम लोग क्या समझते हैं कि देखो, यूनिट क्या होता है कि जैसे हमारी जो कोई टैबलेट या फिर कैप्सूल है, अगर इसको हम लोग सिंपली देखें तो मान लीजिए अगर टैबलेट की बात करें तो इसमें आप लोगों ने अगर एक टैबलेट ली कि हमें एक टैबलेट का हमें यूनिट सिंपल फॉर्म में देखने को मिल गया, तो इसी को हमारी यूनिट फॉर्म कहते हैं। यानी जब हमें दवा की कोई एक्यूरेट फॉर्म मिल जाए तो उसको हम लोग यूनिट फॉर्म कहते हैं। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें सॉलिड के अंदर बल्क फॉर्म की, तो बल्क का मतलब होता है कि जब हमें दवा का एक्यूरेट अंदाजा नहीं होता है। यानी इसके अंदर अगर हम लोग सिंपली समझे तो जो हमारे रिफाइंड पाउडर्स, ग्रैन्यूल्स हैं, डस्टिंग पाउडर है, तो क्या होता है कि जो हमारे ये पाउडर्स होते हैं, मान लीजिए हम लोगों को कोई पाउडर को कंज्यूम करना है, ठीक है, तो अगर मान लीजिए डॉक्टर ने उसको दिया है कि आप लोग एक चम्मच लीजिए, तो एक चम्मच में भी आप लोग यार हर बार एक्यूरेट फॉर्म नहीं निकाल सकते। आप लोग ये नहीं कह सकते कि हम लोगों ने एक चम्मच लिया है तो आज जो हम लोगों ने एक चम्मच लिया वो कल हम लोग जो एक चम्मच लेंगे उसके एकदम बराबर ही होगा। कुछ कम ज़्यादा यहाँ पे होता रहता है, यानी इसमें हम लोग एक्यूरेट अमाउंट का अंदाजा नहीं लगा पाते हैं, तो वो हमारा सिंपली बल्क फॉर्म हो जाता है। अब देखो यहाँ पे जो हमारा टैबलेट और कैप्सूल होता है उसमें हमारा सिंपली ये डिफरेंस होता है कि जो हमारा कैप्सूल होता है वो हमारा जेलेटिन से बना होता है, और जो हमारी टैबलेट्स होती हैं वो तो हमारी सिंपली यहाँ पे पैरासीटामोल टैबलेट्स आप लोगों ने देखी होंगी। और यहाँ पे अगर बात करें पिल्स की, तो जो हमारी जो भी टैबलेट्स होती हैं या फिर कैप्सूल्स होती हैं, जब हमारी वो बहुत छोटे छोटे फॉर्म में देखने को मिलती हैं तो उन्हीं को हम लोग पिल्स के नाम से जानते हैं। तो अब हम लोग बात करें अगर बल्क में, तो जो हमारे पाउडर्स होते हैं वो भी हमारे कई अलग अलग फॉर्म में देखने को मिलते हैं। यानी कुछ हमारे फाइन पाउडर्स होते हैं जो कि बहुत ही महीन पार्टिकल्स होते हैं पाउडर के, ठीक है, और ग्रेन्यूल्स यानी कुछ हमारे, आप लोगों ने चूरन देखे होंगे, ठीक है, खाने वाले, तो उसमें जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े बहुत खुरदुरे और बड़े बड़े फॉर्म में होते हैं, तो उन्हीं को हम लोग ग्रेन्यूल्स फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। और डस्टिंग पाउडर हमारा वो भी हमारा महीन पार्टिकल्स होता है। अब देखो डस्टिंग पाउडर हमारा क्या होता है, जो लोगों ने यार कैंडिड पाउडर को तो देखा ही हो, जो हमारी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं हमें, तो उसमें हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बात करें अगर हम लोग डेंटिफ्राइसिस की, तो सिंपली यार जो भी हमारे दांतों को क्लीन करने वाले प्रोडक्ट होते हैं उन्हीं को हम लोग डेंटिफ्राइसिस बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे स्नफ्स की, तो ये हमारे कुछ नेजल इनहेलर्स की तरह होते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने लिक्विड डोजेज फॉर्म के ऊपर, जिसके अंदर हमारा पहला क्लासिफिकेशन है बाइफेजिक और दूसरा है हमारा मोनोफेजिक। अच्छा यहाँ पे इसको अगर हम लोग डेफिनेशन सही समझें तो मोनोफेजिक यानी जिसके अंदर हमारी सिंगल फेज हो, ठीक है, और बाइफेजिक यानी जिसके अंदर हमारी डबल फेज हो। यानी इसको अगर हम लोग सिंपली समझें तो हमारे जो कुछ कुछ सिरप होते हैं, ठीक है, उसमें हमारी दो फेज होती हैं, यानी उसमें हमारे एक ही लिक्विड के अंदर दो अलग अलग इमिसिबल लिक्विड्स मिले रहते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारा जो दो मेन एग्जांपल्स हैं, इमल्सन और सस्पेंशन, इसके ऊपर हमारी पूरी की पूरी यूनिट है जिसको हम लोग को फार्मास्यूटिक्स में आगे पढ़ना है, तो वहाँ पे आप लोग को ये चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और यहाँ पे बात करें अगर मोनोफेजिक की, तो ये तो सिंपल हमारा, यानी कोई भी जो हमारे सिरप होते हैं, एलिक्जर होते हैं, ड्रॉप्स होते हैं, लोशंस होते हैं, ठीक है, थ्रोट पेंट, माउथ वॉशेज, इसका आप लोग को यार यहाँ पे बगल में पिक्चर्स में आइडिया लग रहा होगा, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हो, ठीक है। स्प्रेज होते हैं हमारे, आई ड्रॉप्स, नेजल ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप्स, तो ये सब चीज़ें तो आप लोग जानते ही है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म की बात करें तो इसके अंदर भी हमारे दो सब पार्ट होते हैं, जिसमें पहला है हमारा इंटरनल, दूसरा हमारा एक्सटर्नल। अब देखो इंटरनल का मतलब क्या है, सिंपली जो हम लोग बॉडी के अंदर लेते हैं, ठीक है, और एक्सटर्नल का मतलब क्या है कि जो हम लोग बॉडी के ऊपरी लेयर्स पे यूज करते हैं। तो देखो इंटरनल के अंदर हमारा दो मेन एग्जांपल है, हमारा सपोजिटरीज और पैसरीज। अब देखो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि जो सपोजिटरीज होता है उसके ऊपर हमारा यूनिट 4 का पूरा डेजिकेट यूनिट बनी हुई है, तो वहाँ पे हम लोग इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से देखेंगे। और अगर बात करें हमारे एक्सटर्नल की, तो यहाँ पे ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्टेज, जेल, आप इन सबको तो जानते हैं कि स्किन के ऊपर हम लोग अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे हमारे ये कुछ एग्जांपल्स होते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं अपनी डोजेज फॉर्म का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि हम लोग जो हमारी दवाएं हैं उसको अपने बॉडी के किस पार्ट से अपने अंदर एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, यानी अपने अंदर हम लोग दवाओं को किस तरीके से ले रहे हैं। तो इसमें हमारे बेसिकली 6 सब पार्ट होते हैं, जिसमें पहला है हमारा ओरल, दूसरा हमारा रेक्टल, और जो है तीसरा है हमारा टॉपिकल, चौथा है हमारा पैरेंट्रल, पांचवा है हमारा नेजल, और छठा है हमारा ऑप्थेल्मिक। अब इसको देखो सिंपली अगर समझे तो जो हमारा ओरल है, ओरल मतलब जब हम लोग अपनी दवाओं को अपने माउथ से कंज्यूम करते हैं, यानी जब हम लोग दवाओं को अपने मुंह से अंदर लेते हैं तो वो हमारी ओरल के अंदर आ जाते हैं। अब इसके अंदर हमारी टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, सस्पेंशन, इमल्सन और हमारे कुछ जो पाउडर्स होते हैं। तो आप लोग को पता है कि टैबलेट को हम लोग कैसे लेते हैं, टैबलेट को हम लोग अपने जो है पानी के साथ मुंह से अंदर ही तो लेते हैं, तो वो हमारा सिंपली ओरल फॉर्म के अंदर आ गया। और रेक्टल फॉर्म की बात करें तो यार ये हमारा जो हमारा रेक्टम होता है, ठीक है, वहाँ से हमारी कंज्यूम की जाती है। अब इसके अंदर देखो सिंपली हमारा वही सपोजिटरीज होता है, ठीक है। तो जैसा मैंने आप लोग को बताया कि हम लोग इसको यूनिट 4 में बहुत ही अच्छे से देखेंगे। यहाँ पे देखो यार मैं आप लोग को थोड़ा कितना भी समझा दूँ आप लोग को ज़्यादा समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। वहाँ पे जब हम लोग इसको बहुत अच्छे से देखेंगे तब आप लोग को ज़्यादा क्लियर होगा।
और अगर बात करें हम लोग अपने टॉपिकल फॉर्म की, तो टॉपिकल मतलब जो हम लोग अपने स्किन के लेयर पे अप्लाई करते हैं। यानी इसके अंदर हमारा आ जाता है ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्टेज, लोशन, जेल, सॉल्यूशंस, यानी जो हम लोग स्किन में अप्लाई करते हैं। ठीक है, आप लोग जैसे समझ रहे होंगे। और पैरेंटल की बात करें तो इसके अंदर हमारे जितने भी इंजेक्शंस होते हैं, ठीक है, वो हमारे आ जाते हैं। यानी इंट्रावेनस इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, इंट्राकार्डियक इंजेक्शन, इंट्राडर्मल इंजेक्शन। ठीक है, इंजेक्शन आप लोग को पता है हम लोग कैसे लेते हैं। इंट्रावेनस का मतलब जो हम लोग नसों में लेते हैं, मस्कुलर का मतलब यानी जो हमारी मसल्स के अंदर हमारे इंजेक्शन को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। और उसके बाद हम लोग बात करें अगर अपने फिफ्थ पार्ट के बारे में, जो कि हमारा नेजल फॉर्म, तो इसके अंदर हम लोग बात करें जब हम लोग अपनी दवाओं को अपने नोज के थ्रू एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो वो हमारी नेजल के अंदर आ जाता है। इसमें हमारे सिंपली नेजल ड्रॉप्स होते हैं, नेजल स्प्रेज होते हैं और हमारे एरोसॉल्स होते हैं। ठीक है, और ऑप्थेल्मिक का मतलब सिंपली हमारा आई, यानी कि जब हम लोग दवाओं को अपनी आईज के थ्रू एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो वो हमारा ऑप्थेल्मिक कैटेगरी के अंदर आ जाता है, जिसमें हमारे सिंपली आई ड्रॉप्स होते हैं और कुछ हमारे ऑप्थेल्मिक जेल्स होते हैं। तो यार देखो, आज का लेक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बट आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। और जो हमारी सपोजिटरीज थी जिसको आप लोग थोड़ा नहीं समझ पाए, तो उसको हम लोग बहुत ही अच्छे से यूनिट 4 में देखेंगे। ठीक है, हम लोग बात करने वाले हैं प्रिस्क्रिप्शन के बारे में, जो कि हमारी फार्मास्यूटिक्स बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक है। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि एग्जाम में लगभग हर बार ही ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग को ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से तैयार करने की ज़रूरत है। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बात करें अगर यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन की, तो जब भी हमें कोई बीमारी हो जाती है तो हम लोग जब अपने डॉक्टर के पास विजिट करते हैं तो डॉक्टर हमें दवाइयाँ जिस पर्चे पे लिख के देता है, ठीक है, उसी को यहाँ पे सिंपली हम लोग प्रिस्क्रिप्शन के नाम से जानते हैं। यानी कि जो हमारा दवा का पर्चा होता है वही हमारा प्रिस्क्रिप्शन होता है। तो यहाँ पे मैंने अपने डॉक्टर के पास विजिट किया था, तो वहाँ पे यार आप लोग देख सकते हो, हमें जो दवा का पर्चा होता है हमारा वो कुछ ऐसा टाइप का होता है, जहाँ पे हमारे पेशेंट का नेम होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उन्हीं सबको आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे बात करें अगर हम लोग प्रिस्क्रिप्शन की डेफिनेशन के बारे में, तो अ प्रिस्क्रिप्शन इज अ रिटन ऑर्डर फ्रॉम अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर टू फार्मासिस्ट इन ऑर्डर टू कंपाउंड एंड डिस्पेंस स्पेसिफिक मेडिकामेंट फॉर पेशेंट। यानी कि जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन होता है वो हमारा एक रिटन ऑर्डर होता है, जो कि हमारे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा फार्मासिस्ट को लिखा जाता है, ताकि हमारे पेशेंट को वो हमारी जो भी दवा का पर्चा है उसमें जो भी दवाएं लिखी हैं वो अच्छे से दे सके। अब यहाँ पे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को ही हम लोग डॉक्टर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर का कोई ना कोई रजिस्ट्रेशन होता है ना, तो इसीलिए हम लोग उसको रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कहते हैं। ठीक है, मतलब डॉक्टर यहाँ पे रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार कोई भी डॉक्टर है यहाँ पे उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है और उसने दवा लिख दी तो उसको अप्रूव नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें तो प्रिस्क्रिप्शन में हमारी जो दवाएं होती हैं वो जनरली हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी होती हैं, लेकिन कभी कभी डॉक्टर हमारे समय को बचाने के लिए उसमें लैटिन वर्ड्स और एब्रिविएशंस का भी यूज करते हैं। अब लैटिन वर्ड्स और एब्रिविएशंस हमारे कुछ शॉर्ट फॉर्म होते हैं, जैसा कि आप लोग को पता है आजकल शॉर्ट फॉर्म कितना ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो यहाँ पे यार मैंने प्रिस्क्रिप्शन की एक रफ इमेज आप लोग को बनाकर दिखाने की कोशिश की है, तो आप लोग भी यार पूरी कोशिश करना कि इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर सको, ताकि एग्जाम में जब ये क्वेश्चन है तो आप लोग इस इमेज को जरूर बना के आना। ठीक है, इससे आप लोग का एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन एग्जामिनर पे पड़ेगा। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि हमारे प्रिस्क्रिप्शन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। बात करें यहाँ पे अगर हम लोग अपने पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में, तो इसके अंदर हमारे बेसिकली ये कुछ पार्ट्स होते हैं, जिसमें पहला होता है हमारा डेट, दूसरा होता है हमारा नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट, तीसरा होता है हमारा सुपरस्क्रिप्शन, चौथा होता है हमारा इंस्क्रिप्शन, पांचवा होता है हमारा सब्सक्रिप्शन, छठा होता है हमारा सिग्नेचर है या फिर ट्रांसक्रिप्शन, और सेवंथ होता है हमारा रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन, एंड एट्थ होता है हमारा सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्टर्ड नंबर ऑफ प्रिस्क्राइबर। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार एक सिंपल से दवा के पर्चे में इतनी सारी चीजें कहाँ होती हैं। तो यहाँ पे जो मेरा दवा का पर्चा था, जो कि मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में दिखाया था, तो वहां से हम लोग रेफरेंस लेके हर एक चीज समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग अपने डेट पे। तो देखो यार, हमारा जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उसमें डेट हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि ये हमें हेल्प करता है टू फाइंड आउट द डेट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग एंड डेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। यानी कि जो हमारी डेट होती है प्रिस्क्रिप्शन पे, वो हमारे जो फार्मासिस्ट होता है या फिर हमें कोई भी पेशेंट होता है उसको ये बताने में हेल्प करती है कि जो हमारा दवा का पर्चा है वो किस दिन प्रिस्क्राइब किया गया, यानी किस दिन हमारा डॉक्टर ने उसको लिखा है। बात करें यहाँ पे इन केस ऑफ नार्कोटिक एंड हैबिट फॉर्मिंग ड्रग, द डेट प्रिवेंट्स द मिसयूज ऑफ ड्रग बाय द पेशेंट। अब देखो क्या होता है कि हमारी जो कुछ कुछ दवाएं होती हैं, ठीक है, वो हमारी नार्कोटिक और हैबिट फॉर्मिंग, यानी कि यहाँ पे कुछ कुछ हमारी नशीली दवाएं होती हैं। तो क्या होता है कि डॉक्टर मतलब बहुत ही रेयर केस में इनको प्रिस्क्राइब कर देते हैं, लेकिन बहुत ही लिमिटेड यूज के लिए। तो यार ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हमारा पेशेंट है वो हमारे प्रिस्क्रिप्शन को बार बार दिखा के वो दवा ले रहा है, क्योंकि वो दवा हमारी बहुत ही लिमिटेड टाइम यूज के लिए हमारा डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। तो अगर प्रिस्क्रिप्शन पे हमारी डेट पड़ी होगी तो जो हमारा फार्मासिस्ट है उसको आइडिया लग जाएगा कि ये प्रिस्क्रिप्शन बहुत ही पुराना है और अब इसका एक्सपायरी हो चुका है और ये दवाएं हमारे पेशेंट को नहीं देनी है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो जैसा मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में मेरा प्रिस्क्रिप्शन दिखाया था, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी डेट यहाँ पे मेंशन की जाती है। ठीक है,
तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं, जो कि होता है हमारा नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट। अब देखो ये हमारा क्या होता है कि इसमें जो हमारा नेम एंड एड्रेस है वो हमारे पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है कि हमारा पेशेंट कौन है, कहाँ का है। और यहाँ पे बात करें अगर हम लोग एज और सेक्स की, ठीक है, तो ये हमारा जो डोज होता है, ठीक है, उसको डिसाइड करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। यानी कि देखो क्या होता है कि जैसे एक जो छोटा बच्चा है, ठीक है, तो उसके लिए जो हमारी दवा की डोज है, और एक जो हमारा नॉर्मल टीनेजर है उसके लिए तो चलो नॉर्मल डोज होती है, लेकिन यहीं पे बात करें अगर हमारे ओल्ड एज पेशेंट है तो उनके लिए भी अलग डोज होती है। तो इन सबको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमारा एज का फैक्टर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और बात करें अगर यहाँ पे जेंडर की, तो देखो यार फीमेल्स और मेल्स के लिए भी हमारी डोज कुछ कुछ दवाओं के लिए अलग अलग डिसाइड होती है। तो ये हमारी इन सारी चीज़ों में हेल्प करता है। अब बात करें अगर मेरे प्रिस्क्रिप्शन में, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मेरा यहाँ पे जो भी हमारा एज और जेंडर है वो हमारा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं अपने प्रिस्क्रिप्शन के नेक्स्ट पार्ट को, जो कि है हमारा सुपर प्रिस्क्रिप्शन। तो यार आप लोगों ने कभी नोटिस किया हो या ना किया हो, लेकिन जो हमारा दवा का पर्चा होता है, ठीक है, वो चाहे किसी भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हो, लेकिन वहां पे एक RX सिंबल जरूर प्रिंटेड होता है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग के घर में अगर कोई भी दवा का पर्चा है तो डेफिनेटली होगा, वहां पे आप लोग जाके जरूर से देखिएगा। तो ये हमारा RX सिंबल आखिर होता क्या है? तो देखो ये हमारा एक लैटिन मतलब सिंबल होता है जिसका मतलब होता है यू टेक, ठीक है। तो यार यहाँ पे माना जाता है कि जो हमारा ये सिंबल है, ठीक है, ये हमारे जुपिटर एक ग्रीक गॉड ऑफ हीलिंग थे, उनसे ओरिजिनेट किया गया है, ठीक है। और इट इज यूज टू प्रे टू गॉड फॉर क्विक रिकवरी ऑफ द पेशेंट। तो यार यहाँ पे माना जाता है कि हमारा जो डॉक्टर होता है वो ये सिंबल यूज करके हमारे भगवान से ये प्रार्थना करता है कि उनका जो पेशेंट है वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाए। तो यहाँ पर मेरे प्रिस्क्रिप्शन में बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारा ये RX सिंबल यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे प्रिंटेड है, ठीक है। तो आजकल ये पर्चों में बहुत ज़्यादा प्रिंटेड ही रहता है, वरना अगर नहीं रहता है तो यहाँ पे डॉक्टर इसका यूज जरूर करते हैं। तो अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि हमारा इंस्क्रिप्शन। तो यार ये हमारा जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उसका सबसे मेन पार्ट होता है, यानी कि हमारी जो दवा का पर्चा होता है उसका सबसे मेन पार्ट यहाँ पे इंस्क्रिप्शन ही होता है, क्योंकि इसी में हमारी जो भी दवाएं रहती हैं, ठीक है, उनका नाम रहता है, उनकी क्वांटिटी रहती है, और उनके जो भी इंग्रेडिएंट होते हैं, ठीक है, वो हमारी सेपरेट लाइन में मेंशन किए जाते हैं। यानी यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे मेरे प्रिस्क्रिप्शन में आप लोग देख सकते हो कि ये हमारी जो भी दवाएं लिखी हुई हैं इसी को हम लोग यहाँ पे इंस्क्रिप्शन के नाम से जानते हैं। यानी देखो ये हमारी सेपरेट लाइन में एक एक करके लिखी हुई है ये दवाएं, और इनकी डोज भी आगे मेंशन है। तो ये सारी चीज़ें हमारी इंस्क्रिप्शन के अंदर आती हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि हमारा सब्सक्रिप्शन। अब इसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो प्रिस्क्राइबर यानी हमारा जो डॉक्टर होता है वो हमारा फार्मासिस्ट को एक डायरेक्शन देता है रिगार्डिंग टू डोजेज फॉर्म एंड नंबर ऑफ डोजेज टू बी डिस्पेंस्ड। यानी कि इसमें हमारा डॉक्टर हमारे फार्मासिस्ट को ये बताता है कि जो हमारी दवा है उसकी कितनी डोज देनी है और उसकी कौन सी डोजेज फॉर्म देनी है, यानी दवा हमारी टैबलेट में देनी है कि सिरप में देनी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो प्रिस्क्रिप्शन है मेरा, वहाँ पे जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मेंशन किया गया, ठीक है। और डोजेज भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे 00 का मतलब होता है कि 2 बार, ठीक है, दिन में 2 टाइम लेनी है। 000 का मतलब होता है कि दिन में 3 टाइम लेनी है। तो ये सारी चीज़ें आई होप कि आप लोग थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे अपने नेक्स्ट पार्ट को, जो कि है हमारा सिग्नेचर। अब इसमें क्या होता है कि हमारा जो डॉक्टर होता है वो हमारा जो पेशेंट होता है उसको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। अब यहाँ पे देखो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जो हम लोगों ने पहले देखा था सब्सक्रिप्शन, उसमें हमारा जो डॉक्टर होता है वो हमारे फार्मासिस्ट यानी कि मेडिकल शॉप पे जो बंदा रहता है उसको इन्फॉर्मेशन देता है, और हमारे सिग्नेचर वाले पार्ट में जो डॉक्टर हमारा होता है वो हमारे पेशेंट यानी कि मान लीजिए अगर हम लोग पेशेंट है तो वो हमें कुछ एडवाइस देता है, ठीक है, या फिर हमारे लिए कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। ये हमारी इन्फॉर्मेशन क्वांटिटी या अमाउंट के रिलेटेड हो सकती है, या फिर हमारी फ्रीक्वेंसी या टाइमिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड। अब देखो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो आपका वर्ड है इसको बहुत ही अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये आप लोग को फार्मेसी में बहुत ही बार बार देखने को मिलेगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को लेना, यानी कि मान लीजिए अगर हम लोग अपनी दवा को खा रहे हैं तो उसको बोला जाता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन, ठीक है। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन आप लोग को क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे तीसरी जो इन्फॉर्मेशन हो सकती है वो हो सकती है कि हमारे स्पेशल इंस्ट्रक्शन सच एज डाइल्यूशन। अब देखो क्या होता है कि हमारी कुछ कुछ दवा बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेटेड फॉर्म में रहती हैं, तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन हो सकती है कि इस दवा को आप लोग डाइल्यूट करके लीजिए। तो ये सारी कुछ इन्फॉर्मेशन हमारी डॉक्टर हमें पेशेंट को देता है इस वाले पार्ट में। अब यहाँ पे अगर आप लोग को अपने पर्चे में दिखाऊं मैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि डॉक्टर ने यहाँ पे मेरे लिए स्पेशली कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जैसे कि इसको 5 से 7 बार लेना है, ठीक है। और यहाँ पे ये सारी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि हमारे पेशेंट के रिलेटेड डॉक्टर देता है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि हमारे रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे जो कुछ प्रिस्क्रिप्शन होते हैं वो 1 से ज्यादा बार भी यूज किए जा सकते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि कुछ कुछ दवा के पर्चे हमारे 2-3 बार चल जाते हैं, तो यहाँ पे ये रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए रहते हैं। इन दिस पार्ट जो हमारा डॉक्टर होता है वो हमारे प्रिस्क्रिप्शन को अगर वो रिन्यू हो सकता है, देखो सारे प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पे रिन्यू नहीं होते हैं, कुछ ही हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर होता है तो उसमें ये मेंशन करना पड़ता है कि कितनी बार इसको आप रिन्यू कर सकते हैं।
अब देखो ये हमारा जो नारकोटिक एंड हैबिट फॉर्मिंग ड्रग होता है, ठीक है, अगर मान लीजिए किसी पर्चे में हमारी जो है कुछ नशीली दवाएं किसी डॉक्टर ने लिखी हो, तो यहाँ पे ये हमारा रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि जो हमारा पेशेंट है उसको बार बार दिखा के ले ना सके, ठीक है। अगर वहाँ पे रिन्यूअल नहीं होगा, इसका मतलब हमारा जो फार्मासिस्ट होगा उसको पता चल जाएगा कि इसको जो है एक बार से ज़्यादा नहीं देनी है। मान लो अगर वो पेशेंट दोबारा जो है फार्मासिस्ट के पास जाता है, ठीक है, और उस दवा की डिमांड करता है उस पर्चे से, तो जहाँ पे फार्मासिस्ट समझ जाएगा कि अब इस दवा को नहीं देना है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरा पर्चा है उसमें यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि ये पर्चा केवल 10 दिनों के लिए मान्य होगा, यानी कि 10 दिनों तक मैं इस पर्चे को रिन्यू कर सकता हूँ। तो अब हम लोग देखते हैं अपना लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि है हमारा सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ प्रिस्क्राइबर। अब देखो इसमें क्या होता है कि हमारा जो डॉक्टर होता है जिसने हमारी दवा को प्रिस्क्राइब किया होता है, ठीक है, तो उसके यहाँ पे सिग्नेचर होते हैं, उसका एड्रेस होता है और उसका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर भी मेंशन किया जाता है। क्योंकि ये देखो क्या होता है कि ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, ताकि इससे ये पता चल जाता है कि हमारा जो प्रिस्क्रिप्शन है, यानी हमारा जो भी दवा का पर्चा है वो ऑफिशियल है और जो है किसी मतलब रजिस्टर्ड डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे ये और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उसी नारकोटिक एंड हैबिट फॉर्मिंग ड्रग में। अब देखो क्या होता है कि कुछ कुछ लोग यार उसको फेक बना लेते हैं और उसकी हेल्प से हमारी जो नारकोटिक और हैबिट फॉर्मिंग ड्रग होती है, ठीक है, उसको लेके उसका मिसयूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारा जो डॉक्टर होगा उसकी ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन नंबर होगा या फिर ऑफिशियल उसका एड्रेस और सिग्नेचर होगा, तो हमारा फार्मासिस्ट को जो है ये आइडिया लग जाएगा कि ये हमारा जो प्रिस्क्रिप्शन है वो रियल है या फिर फेक है। तो अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। अब इसमें क्या होता है कि देखो जो भी हमारे मेडिकल शॉप में हमारा फार्मासिस्ट होता है, तो दवा का पर्चा लेने के बाद उसको किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, उन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इस वाले पार्ट में हमें पढ़नी है। तो इसके अंदर बेसिकली हमारे 4 पार्ट हैं, जिसमें पहला है हमारा रिसीविंग, दूसरा है हमारा रीडिंग एंड चेकिंग, तीसरा है हमारा कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल्स और चौथा है हमारा कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। तो बात करें यहाँ पे हम लोग अपने फर्स्ट पार्ट की, जो कि है हमारा रिसीविंग। अब देखो क्या है कि हमारा जो भी फार्मासिस्ट है उसको पेशेंट से दवा का पर्चा खुद ही लेना चाहिए, ठीक है, किसी और को लेने नहीं भेजना चाहिए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जहाँ पे जो भी हमारा प्रिस्क्रिप्शन है उसको लेते समय अपने फार्मासिस्ट को जो है अपना फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं करना चाहिए। अब देखो क्या होता है कि कभी कभी जो भी हमारा मरीज होता है या फिर जो भी हमारा पेशेंट होता है उसको बहुत ही ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है, मान लीजिए उसको कोई सीरियस डिजीज है, तो यार यहाँ पे फार्मासिस्ट को अपना फेशियल एक्सप्रेशन नहीं चेंज करना चाहिए, वरना यहाँ पे यार वो बहुत ही निगेटिव इंप्रेशन पेशेंट पे डाल सकता है, यार उसको डिमोटिवेट कर सकता है। सो अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है हमारा रीडिंग एंड चेकिंग। अब देखो क्या है कि हमारा जो भी फार्मासिस्ट है उसको प्रिस्क्रिप्शन को लेने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से चेक करना चाहिए कि जो भी हमारा प्रिस्क्रिप्शन है वो हमारा एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा हुआ है या फिर नहीं लिखा हुआ है। इससे वो ये पता लगा सकता है कि जो भी हमारा प्रिस्क्रिप्शन है वो ऑफिशियल है कि नहीं है। यानी कि देखो क्या होता है कि कभी कभी हमारे कुछ फेक प्रिस्क्रिप्शन को भी हमारे जो है मतलब लोग यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि हमारे ये जो प्रिस्क्रिप्शन है ये एक रजिस्टर्ड डॉक्टर के द्वारा लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है। तो यहाँ पे बात करें, इन केस ऑफ एनी डाउट फार्मासिस्ट शुड इमीडिएटली कंसल्ट द अदर फार्मासिस्ट और डॉक्टर। अब देखो इस पार्ट में क्या बताया गया है कि हमारा मान लीजिए फार्मासिस्ट है, तो जैसा कि मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं वो हमारे कुछ शॉर्ट फॉर्म और जो है हमारे कुछ लैटिन एब्रिविएशंस का भी यूज करते हैं। तो यार देखो मान लीजिए अगर कोई शॉर्ट फॉर्म है उसको दवा की और यहाँ पे फार्मासिस्ट को नहीं समझ आ रही है, तो उसको जो है अपने मन से कोई आइडिया नहीं लगाना चाहिए, उसको तुरंत जो है दूसरे फार्मासिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, या फिर अगर मान लीजिए वहाँ पे कोई दूसरा फार्मासिस्ट नहीं है शॉप पे, तो उसको जो है तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कोई दवा है, ठीक है, उसका शॉर्ट फॉर्म लिखा है। अब देखो कई कई बार क्या होता है कि सेम दवा की मतलब 2-3 दवाओं की शॉर्ट फॉर्म जो है सेम होती है, तो उसको खुद से आइडिया नहीं लगाना चाहिए, वरना पता चले यार वो कोई दूसरी दवा दे दे तो उससे बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है, जैसा कि आप लोग समझ सकते हो। सो अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि हमारा कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल्स। अब देखो यार यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ बता दूं कि हमारा जो थर्ड और फोर्थ पॉइंट है, तो इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन हमारी लिखी हुई है, ठीक है, तो यार वो हमारी थोड़ी पुराने टाइम से रिलेटेड है। तो इस चीज़ को आप लोग समझिए, जैसे कि यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, अभी हम लोग जो भी यहाँ पे समझेंगे वो हमारे आज के टाइम में यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है, वो हमारे पुराने टाइम में जब हम लोग जब दवा लेते थे तो उस हिसाब से ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। तो जैसा कि इसमें बात करें तो इसमें जैसा लिखा हुआ है, बिफोर कंपाउंडिंग इन द प्रिस्क्रिप्शन ऑल द मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर इट शुड बी कलेक्टेड ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस।
अब देखो यहाँ पे क्या है कि पहले के टाइम पे क्या होता था कि हमारी दवाएं यहाँ पे वेल पैक होके नहीं आती थी। यानी आज के टाइम पे तो आप लोग को पता है कि दवाएं हमारी जैसे टैबलेट है तो वो भी हमारी जो है पैक होके आ रही है, और सिरप है हमारी तो वो भी हमारी ऑलरेडी पैक रहती है, लेबल्ड रहती है। लेकिन पहले के ज़माने में क्या होता था कि हमारी दवाएं हम लोग खुद से प्रिपेयर, मतलब हम लोग नहीं, जो भी हमारे फार्मासिस्ट होते थे वो खुद से प्रिपेयर करते थे। ठीक है, यानी उनके पास इंग्रेडिएंट होते थे और उन इंग्रेडिएंट को मिला के वो दवा प्रिपेयर करते थे। और उनके पास कुछ बैलेंस यानी कुछ वेट बैलेंस करने के लिए भी होता था। बैलेंस क्या होता है, हमारा जो भी वेटिंग मशीन होती है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो भी इंग्रेडिएंट रिक्वायर्ड है, ठीक है, दवा बनाने के लिए, उसको हमारा जो भी बैलेंस है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे रख देना चाहिए सबसे पहले। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि आफ्टर वेइंग ऑल द मटेरियल्स इट शुड बी शिफ्टेड ऑन राइट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस। यानी कि यहाँ पे ये बताया गया है कि जो भी हमारा मटेरियल है, ठीक है, सबसे पहले हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड में रखना चाहिए और उसके बाद उसको एक एक करके वेट करने के बाद उसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करते जाना चाहिए। इससे हमारे जो फार्मासिस्ट है, ठीक है, उसको आइडिया लग जाएगा कि कौन सी चीज़ें वेट हो चुकी हैं और कौन सी चीज़ें अभी बाकी हैं। अच्छा, यहाँ पे और तीसरे पॉइंट में बताया गया है कि वाइल कंपाउंडिंग लेबल ऑफ एवरी स्टॉक बॉटल इट शुड बी रीड एटलीस्ट 3 टाइम्स टू अवॉइड एनी मिस्टेक। अब देखो क्या है कि आज के दिन में तो यार लेबल हमारी जो है जो भी हमारे पैकेजिंग होती है उस पर यहाँ पे लिख के आती है। लेकिन पहले के टाइम पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारे इंग्रेडिएंट को मिला के हमारी दवा बनाई जाती थी, तो वहाँ पे उसको फिल भी खुद ही किया जाता था, ठीक है, कंटेनर्स में। तो उन कंटेनर्स पे जो है उस दवा की स्पेशल लेबलिंग भी की जाती थी कि यानी कौन सी चीज़ की दवा है। तो यहाँ पे जो लेबलिंग है, ठीक है, ये बताया गया है कि लेबलिंग करते समय उसको जो है 3 से 4 बार अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, ताकि मतलब ऐसा ना हो कि कोई गलत लेबल किसी गलत कंटेनर में हम लोगों ने लगा दी। अब देखो जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें पुराने टाइम के हिसाब से हो रही हैं। तो अभी आप अगर स्टार्ट आज के टाइम से रिलेट करोगे तो आज के टाइम पे जैसा आप लोग को पता है कि ना हमारा कोई वेट होता है, ना हमारे कोई इंग्रेडिएंट होते हैं, सिंपली हमारी दवा होती है। लेकिन ये पॉइंट हमारा पुराने जो है पैटर्न पे लिखा गया है, तो जैसा कि आप लोग समझ लेना। सो बात करें अगर हम लोग अपने फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट की, तो ये भी जैसा कि हमारा पुराने पैटर्न पे ही लिखा गया है कि यानी कि इसमें क्या बताया गया है कि देखो ओनली 1 प्रिस्क्रिप्शन शुड बी कंपाउंडेड एट वन टाइम, कि एक समय फार्मासिस्ट को एक ही प्रिस्क्रिप्शन को चेकआउट करना चाहिए, यानी उसी को हमारे मैनेज करना चाहिए। ऑल द मटेरियल्स रिक्वायर्ड शुड बी सुटेबली क्लीन एंड राइट। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज के दिन में तो देखो दवाएं हमारी पैक होके आती हैं, लेकिन पहले के टाइम पे हमारे इंग्रेडिएंट होते थे, तो यानी कि उनको दवा बनाने से पहले, उनको मिक्स करने से पहले हमारा सुटेबली यानी क्लीन उनको जो है अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए। उसके बाद अगर मान लीजिए आप लोगों ने साफ़ करते समय किसी पानी वगैरह का यूज़ किया तो उनको अच्छे से ड्राई कर लेना चाहिए। ठीक है, तो आफ्टर दैट द कंपाउंडेड मेडिकामेंट शुड बी सुटेबली लेबल्ड। यानी कि इसमें क्या बताया गया कि एक बार फार्मासिस्ट ने सारी चीज़ें अच्छे से कर ली तो उसको जो कंपाउंडेड मेडिकामेंट होते हैं, यानी कि जो भी हमारे रिक्वायर्ड हमारे इंग्रेडिएंट होते हैं जिनको मिक्स कर लिया गया है, उसको जो है अच्छे से लेबल यानी उस पर जो भी कंटेनर है उसमें फिल कर देना चाहिए सबसे पहले तो, ठीक है, रिक्वायर्ड क्वांटिटी के हिसाब से। और उसके बाद उसको अच्छे से लेबल्ड कर देना चाहिए, यानी कि कौन सी दवा कौन सी यहाँ पे डिजीज में यूज होने वाली है। तो यार आज की वीडियो में हम लोगों ने प्रिस्क्रिप्शन और पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन और हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन को पूरा कवर कर लिया है। तो आई होप कि यार आप लोगों को आज की वीडियो समझ में आई होगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।